जो दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है जो मुझे समझ में आ रहा है वो है व्यक्तिगत विवरण पत्रक या पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसमें एक बात लिखी हुई है कि आप अपना ये मेन फॉर्म भरने के बाद इसकी 5 फ़ोटोकॉपी कराने के पश्चात प्रत्येक प्रति पे पृथक हस्ताक्षर करेंगे। क्या मतलब है इसका कि एक रहेगी मूल प्रति जिसे आप अपने हाथ से भरेंगे, उसको आप फ़ोटोकॉपी कराएंगे भरने के बाद, और फिर हर सेट पे आप अपना साइन करेंगे। कहाँ साइन करेंगे? यहाँ नीचे आप लोग इस जगह पे आप लोग साइन करेंगे। कहाँ पर? इस जगह पे, यहाँ थोड़ा नीचे इससे। तो आपको उस बाकी 6 सेट पे साइन करना है। यही सेट हो सकता है पैनल के पास जाएं और क्वेश्चन हो सकता है इसी से निकल के आएँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म है। अब देखते हैं इस फॉर्म में करना क्या क्या है हम लोग को। पहला तो वही है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, हस्ताक्षर इस तरह करना है कि फ़ोटो के ऊपर ना जाए। इसके बाद आवेदन क्रमांक और रोल नंबर मैंने बताया आपको एडमिट कार्ड से मिल जाएगा। साक्षात्कार की तिथि इस जगह को छोड़ दीजिएगा, इसको कुछ नहीं भरना है। विज्ञापन क्रमांक बता दिया मैंने आप लोग को जो उसमें लिखा था, परीक्षा का नाम बता दिया, आवेदन पत्र का नाम, विभाग का नाम, ये सारे उपस्थिति पत्रक में मैंने आप लोग को बताए थे, वही का वही भरना है। फिर अगला पॉइंट जो है वो है आवेदक का नाम हिंदी में, इंग्लिश में, पति या पिता का नाम, यहाँ तक भी कोई हमें कन्फ्यूजन नहीं है। फिर जन्म दिनांक यहाँ पे हम लोग को हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पे भरना है। दिनांक, माह, वर्ष, ये शब्दों में यहाँ पे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ये फॉर्म हिंदी में भरना या इंग्लिश में, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो आप इंग्लिश में भी भर सकते हैं, और यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में भर सकते हैं। दोनों माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको हिंदी में ही भरना है। फिर यहाँ पे दिनांक 1/1/2000, इस जगह को आप यहाँ पे 2023 कर देंगे, 2023। और आप अपना एज 2023, 1 जनवरी 2023 को क्या एज है आपकी, उसको आप यहाँ कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, जितनी भी आ रही होगी वर्ष, माह और दिन में। जैसे कि मान लीजिए आप 1993 बॉर्न है, 1 जनवरी 1993, तो 93 से आप लगाएंगे तो यहाँ पर आप 30 साल के हो जाएंगे। यहाँ 0 माह और इस जगह पे 0 दिन। एक मैं आप लोग को उदाहरण दे रहा हूँ बस। फिर इसके बाद जन्म स्थान का शहर, तहसील, जन्म स्थान आपका जो भी है उस शहर या तहसील कौन सा था, जिला और राज्य मध्य प्रदेश या जो भी आपका राज्य वहाँ भर सकते हैं। यदि आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी है तो कितने वर्षों से निवास कर रहा है। यदि आपका यहाँ जन्म हुआ है तो आप यहाँ लिख सकते हैं जन्म से हिंदी में। अब इसमें चल नहीं रहा है मोबाइल पे अच्छे से, अब यहाँ जन्म से लिख सकते हैं। अगर ये नहीं लिखना है तो जितने वर्षों से हैं उतने वर्ष यहाँ मेंशन कर दीजिए कि 15 वर्ष से हैं या 20 वर्ष से हैं। ये जो आरक्षित श्रेणी वाला है, ये जो हमारे SC ST और OBC के जो हमारे मित्र हैं उन लोग इसको भरेंगे इस फॉर्म को। और प्रमाण पत्र क्रमांक वगैरह ये आपको लगाना है, जो भी आपका प्रमाण पत्र संख्या है वो सब आपको यहाँ भरना है। इसके बाद आवेदक का वर्तमान पता जो है, ये भी कोई इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है। आप अपना एड्रेस भरेंगे, शहर, जिला, राज्य, पिन कोड। तो पहला पेज तो बहुत कुछ इसमें कठिन नहीं था। स्थायी पता फिर से अगर ये सेम है वर्तमान जैसा तो आप इसको यहाँ भर दीजिएगा। यदि आप स्थायी पता पे नहीं रहते तो उसको ज़रूर भरिएगा। मूल निवास स्थान भरना है। आधार कार्ड नंबर, इसमें भी कुछ नहीं है। ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, वैसा ही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि शैक्षणिक अर्हता हमें किस तरह भरनी है। आप जिस भी बोर्ड के हैं, CBSE, ICSE, MP बोर्ड, उसको आप यहाँ मेंशन करेंगे। अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष एवं दिनांक, ये आपको अपनी 10th की मार्कशीट में मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ है। इस जगह पे आपको वो भरना है। श्रेणी का प्राप्तांक, प्रतिशत, ग्रेड, कितने परसेंटेज आए थे आपको वो लिखना है। और नीचे यहाँ डिवीज़न लिखना है, 1st डिवीज़न, 2nd डिवीज़न। इसके बाद परीक्षा के विषय, सारे विषय यहाँ लिखने पड़ेंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस। शैक्षणिक संस्था का नाम, आपका स्कूल का नाम, अभियुक्ति, संलग्न क्रमांक। संलग्न क्रमांक जो है ये मैं आप लोग को सबसे आखिरी में बता पाऊँगा कि संलग्न क्रमांक क्या है। संलग्न क्रमांक थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाने वाले हैं, जो कि शुरू होंगे मूल निवासी से, फिर आप उसके बाद 10th की, 12th, BDS, जितने भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसकी आपको नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग करने के बाद जो इंक्लूजन नंबर आ रहा होगा वो आपको नंबर देना है। जैसे कि यहाँ नंबर 1 आ जाएगा तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट नंबर 1 लगा हुआ होगा। तो ये जो भी व्यक्ति मिलाएगा, उसको चेक करेगा डॉक्यूमेंट को, सीधे 1 नंबर पे जाएगा। एकदम लास्ट में आपको सारे इंक्लोजर्स लगाने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 12th आपका बोर्ड का नाम,
ये आपको मार्कशीट से मिल जाएगा। परसेंटेज, डिवीज़न, परीक्षा के विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर आपने मैथ्स लिया था तो मैथ्स भर सकते हैं, इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, जो भी था। इसके बाद शैक्षणिक आपका स्कूल का नाम, यहाँ पे संलग्न क्रमांक क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, क्योंकि आपने वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट नंबर लगाया होगा वो 2 होगा, ठीक है। इसके बाद स्नातक, स्नातक में आप यहाँ BDS लिख देंगे। अब अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएँ तो इस एग्ज़ाम में मात्र BDS मांगी हुई है, लेकिन यदि आपने MDS किया है तो उसमें आप MDS भी ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। वर्ष, आपने जिस वर्ष किया है। दिनांक, अब दिनांक कहाँ से भरेंगे, दिनांक आपको मिल जाएगा आपकी मार्कशीट पे, ठीक है। जो आपकी फाइनल ईयर मार्कशीट में उसमें जिस दिन जारी की गई है वो आप दिनांक भर सकते हैं, वो नहीं है तो BDS सर्टिफिकेट में जो लिखी है वो भर सकते हैं। इसी प्रकार MDS में जो आपने लास्ट एग्ज़ाम या आपकी जो जारी की गई थी आपकी डिग्री, वो आप यहाँ उसको भर सकते हैं। कम से कम आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए इस डिक्लेरेशन के फेवर में कि आपने किस बेसिस पे इसको भरा था, बस इतनी सी बात है। फिर इसके बाद BDS में श्रेणी तथा प्राप्तांक। अब श्रेणी तथा प्राप्तांक, तो प्राप्तांक को आप 2 तरीके से भर सकते हैं, या तो आप अपने फाइनल ईयर के मार्क्स से परसेंटेज निकाल के भर सकते हैं, या फिर आप BDS 1, 2, 3, 4 सभी को प्लस करें, उन सब का जो आपका एवरेज परसेंटेज आ रहा है वो आप यहाँ भरें, जो भी डिवीज़न बन रहा है फिर उस हिसाब से वो निकल के आएगा। मुझे ज़्यादा बेहतर ये लगता है कि आप BDS 1, 2, 3, 4 सभी के निकालें, उसके एवरेज प्लस करें, डिवाइडेड बाय टोटल करें, वो परसेंटेज ज़्यादा वैलिड कहलाएगा रादर देन सिर्फ फाइनल ईयर का। परीक्षा के विषय, ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ BDS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये यहाँ लिखेंगे। 1, 2, 3, 4 के जितने विषय थे आपने वो सारे क्लियर किए हैं। फिर का शैक्षणिक संस्था का नाम, आपका कॉलेज का नाम यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे संलग्न क्या क्या होंगे देखिए, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्यों मैं 8 कर रहा हूँ, 3 हो गया BDS फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, BDS डिग्री और आपका रजिस्ट्रेशन, ये सारे अभिलेख आप इसमें लगाएंगे तभी आपकी डिग्री कंप्लीट कहलाई जो आपका स्नातक हुआ था, ठीक है। इसलिए मैंने इतने संलग्न बता दिया आप लोग को, ये सब लगाने हैं। इसके बाद MDS में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, तो आप नो मार्क्स लिख सकते हैं। यदि आपको मार्क्स मिले तो मार्क्स, अपना डिवीज़न लिख दीजिएगा, जिस विषय में आपने MDS किया है विषय यहाँ लिख देंगे, अपने कॉलेज का नाम, यहाँ संलग्न क्या करना है, यहाँ पे यदि आपका मार्कशीट हो तो मार्कशीट का 9 और MDS डिग्री का 10 हो जाएगा बस। अगर आपके पास अतिरिक्त अर्हताएँ हैं तो आप उसको यहाँ भर दीजिएगा। इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है, यदि आपके पास कोई फेलोशिप या डिप्लोमा कोई है ऑथेंटिक तो आप उसको यहाँ भर सकते हैं। ये हो गया इस पेज के बारे में। जो 20 नंबर का पॉइंट है पहले हम इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसमें मांगा है विज्ञापन अनुसार वांछित अनुभव यदि मांगा गया हो, तो इसमें लिखा हुआ है पहली चीज़, यदि इफ़ मांगा गया हो तो उसका विवरण अंकित करें, और इसमें अगली चीज़ लिखी हुई है कि आपको इसमें अपना प्रमाण पत्र संलग्न करना है। मतलब कि यदि आप कोई एक्सपीरियंस डिक्लेयर करते हैं तो उसके सपोर्ट में कोई आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब हमारा जो ये एडवर्टाइजमेंट था BDS का, इसमें उन्होंने 2 ही चीज़ मांगी थी। पहली चीज़ स्टेट डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन और BDS की डिग्री मांगी गई थी। तो अनुभव क्योंकि नहीं मांगा गया है तो एक प्रकार से हमें इसे भरने की ज़रूरत तो है नहीं। तो एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे आगे यहाँ लिख सकते हैं, इसके नीचे आसपास लिख सकते हैं लागू नहीं, नॉट एप्लीकेबल जिसे कहते हैं, या तो आप उसको यहाँ लिख सकते हैं या जहाँ भी जगह मिले वहाँ लिख सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि यदि आप अपना एक्सपीरियंस दिखाना चाह रहे हैं और आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी है तो आप मेंशन कर सकते हैं विभाग या संस्था का नाम जहाँ आपने काम किया है, धारित पद का नाम, आपने अगर कहीं जो भी डेंटल सर्जन के रूप में काम कर रहे थे या अगर आप कोई एकेडमिशियन थे कहीं पे वो लिख सकते हैं, कब से कब तक किया है, वेतन परिलब्धियाँ मतलब कि मॉल्यूमेंट्स या सैलरी जिसे कहते हैं। तो ये जो आप सैलरी डिक्लेयर करेंगे ये आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए कि आप कितनी सैलरी ले रहे थे। नहीं तो वो क्या होता है फ्यूचर में आपकी ITR में रिफ्लेक्ट भी होता है, अगर आपको सैलरी अच्छी खासी मिल रही थी तो वो आपको मेंशन करना ज़रूरी है। अनुभव, आप क्या काम कर रहे थे, क्लिनिकल था, नॉन क्लिनिकल था, ये मेंशन करना है। और ये संस्था कैसी थी, प्राइवेट थी, सेमी गवर्नमेंट थी या गवर्नमेंट थी, इसको डिक्लेयर करना है। मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं। आप जब इंटरव्यू में जाएंगे वहाँ आपसे पूछ लेंगे वैसे भी, और दूसरा ऑप्शन है आप इस तरह भर भी सकते हैं।
अगला पॉइंट है 21 नंबर का, यदि आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय, अर्धशासकीय अथवा अशासकीय पद पर सेवारत हो, इसमें लिखा हुआ है जिसमें आप निरंतर सेवा में सेवारत हो। निरंतर मतलब कि इस एडवर्टाइजमेंट, इस इंटरव्यू के दौरान भी आप वहाँ काम कर रहे हैं, तो प्रमाण पत्र संलग्न करने के साथ साथ आपको मेंशन करना है। मान लीजिए आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल संविदा में जुड़े हुए हैं, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा किस पद से जुड़े हुए हैं, उस कार्यालय का नाम, संभाग का नाम, संस्थान का नाम, फिर वो किस प्रकार की है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, कब से कब तक काम कर रहे हैं। अगर अभी भी कर रहे हैं तो टिल प्रेजेंट ही लिखेंगे यहाँ पे आप। नियुक्ति का प्रकार कैसा, नियमित मतलब रेगुलर कहलाता है या संविदा वगैरह, और कुल मासिक वेतन, कुल वेतन, इसको ध्यान से भरिएगा जैसे मैंने बताया ITR के हिसाब से। फिर कार्यरत, इसका ईमेल ID, दूरभाष क्रमांक। आप देखिए ये लोग ये डिटेल क्यों मांग रहे हैं, ये इसलिए मांग रहे हैं कि मान लीजिए आपने अगर कोई गलत जानकारी दी, भविष्य में कोई आपके खिलाफ कोई RTI लगाता है तो वो लोग उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और आपको अनापत्ति प्राप्त हुआ है कि नहीं, अनापत्ति पत्र, NOC जिसे कहते हैं। मान लीजिए आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो भी आपको वहाँ की NOC लानी पड़ेगी, अगर आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो भी आपको NOC लानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जो 22वां पॉइंट है, ये उन लोग के लिए है जो कि मध्य प्रदेश शासन की सेवा से बाहर काम कर रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में। जैसे उदाहरण मैं स्वयं का देता हूं कि मैं अभी उत्तर प्रदेश सरकार में कार्य कर रहा हूं, तो ये मैं यहाँ पे अपनी डिटेल सारी भर दूंगा कि मुझे क्या वेतन मिल रहा है, नियमित वगैरह, और ये उनके लिए है। यदि आप भी किसी और दूसरी संस्था में, सेंट्रल या PSU या दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ भरेंगे। यदि आप MP शासन में, MP की सीमा के अंदर किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ भरेंगे। आयु सीमा में छूट लेना चाहते हैं तो कंडी का उल्लेख कर लें। ये आप लोग देख लीजिएगा, अपनी आयु सीमा की छूट ली हो किसी प्रमाण पत्र को लगा के तो मेंशन करना है। भारतीय नागरिक हैं, हाँ। भारतीय नागरिक नहीं है तो विवाहित हैं, हाँ, विवाहित हो गए। दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, हाँ, नहीं। ये सब तो बहुत कॉमन है, इसमें कुछ भरने को नहीं। भूतपूर्व सैनिक, खेलकूद हो गया, NCC, ठीक है। न्यायालय में यदि कोई दंडित हुए हैं उसके बारे में बताना है, या राजस्व, किसी और MP PSC या किसी और PSC में यदि आपको परीक्षा देने से वंचित किया गया हो किसी कारण से, वो आपको भरना है यहाँ पे। ज़्यादातर तो उसमें हाँ या नहीं में जवाब बनता है। फिर माननीय उच्च न्यायालय में आपका कोई निर्णय या आपका है याचिका लगी हुई है तो आपको यहाँ मेंशन करना है। अब जो मेन पॉइंट है 33 वाला, इसमें उन्होंने लिखा है आपकी जानकारी, विशेष जानकारी में कोई अभिरुचि, प्रकाशन, यदि आपकी कोई पब्लिकेशंस हो, कोई आपको कोई उपलब्धि हो आपकी, और इसमें आपकी हॉबीज़ क्या हैं। अगर आपको म्यूज़िक की हॉबी है या आपको कोई भी ऐसी हॉबी लगती है जो आपके लिए सहायक हो सकती है तो आप उसको यहाँ मेंशन करें। आखिरी में उसको यहाँ साइन करना है, उम्मीदवार का हस्ताक्षर होगा, ये हो गया। और साथ में यहाँ डेट भरना है और यहाँ पे दिनांक। ये वाला हिस्सा नहीं भरना है, ये वो लोग भरेंगे। ये हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन।